और जागरूक जनता, संघर्ष जारी है। आ गए हैं हम लोग एक नए वीडियो को लेकर, और इस वीडियो में हम लोग अपरिमेयता से संघर्ष करेंगे और अपरिमेयता को सिद्ध करना सीखेंगे। तो कितनी दफ़ा अपरिमेयता से मुकाबला हुआ होगा, लेकिन हर बार हम लोगों का दिमाग हारा होगा। लेकिन इस बार नहीं, इस बार हम लोगों की भी जिद है कि इस बार अपरिमेयता को हरा कर जाएंगे और अपरिमेयता सिद्ध करना सीख कर जाएंगे। तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक, और अपरिमेयता से आप इस वीडियो में तो ज़रूर जीत हासिल करेंगे। तो चलते हैं सीधे वीडियो की तरफ, अपने मेन टॉपिक पे। और हम लोगों का आज का टॉपिक है अपरिमेयता सिद्ध करना। पहले मैं आपको कुछ बातें क्लियर कर दूं, 2-3 बातें हैं इम्पोर्टेंट हैं, उसको क्लियर कर दूं कि जब हम लोग अपरिमेयता सिद्ध करेंगे तो उसमें जो भी लेटर्स यूज होंगे, यानी कि ABCD या फिर PQR कुछ भी XYZ यूज होगा, वो कहीं ना कहीं एक संख्या होगी। और वो भी कैसी संख्या? प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या के बारे में आपको बताया जा चुका होगा, आप लोग जानते होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 ये तरह की संख्याएं आगे आने वाली, ठीक ना। और दूसरी बात, इसमें एक प्रमेय यूज होने वाला है, उसके साथ साथ एक कॉन्सेप्ट यूज होगा, अंक गणित का आधारभूत प्रमेय, यानी कि अभाज्य गुणनखंड। दूसरा नाम बोले तो अभाज्य गुणनखंड। तो इतनी सारी बातें या फिर इतने सारे कॉन्सेप्ट यूज होने वाले हैं, तो ध्यान से समझने का प्रयास करोगे तब समझ में आएगा। एक बात और मैं बता दूं कि जो भी कॉन्सेप्ट हम लोग इसमें यूज करेंगे, अप्लाई करेंगे, उसको कहीं ना कहीं एक वाक्य का रूप देने की कोशिश करेंगे। तो थोड़ा सा धैर्य रखिएगा, कंसंट्रेट रहिएगा और वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। आपको आज ज़रूर इस पे विजय प्राप्त होगी। तो हम लोग सीधे बढ़ते हैं पहले प्रमेय की तरफ, क्योंकि उस प्रमेय को अप्लाई करने पे ही अपरिमेयता सिद्ध होती है। तो हम लोग डायरेक्ट बढ़ते हैं अपने एक प्रमेय की तरफ, जो छोटा सा है लेकिन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और वो प्रमेय कुछ इस तरीके से है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। प्रमेय क्या कहता है? प्रमेय ये कहता है कि कोई संख्या P है, कोई संख्या है P, और ये संख्या कैसी है भाई? ये संख्या है अभाज्य। अभाज्य जानते हैं, जो स्वयं से कटती है या फिर एक से कटती है। तो ये संख्या P जो कि अभाज्य संख्या है, यदि किसी संख्या के वर्ग को, किसी संख्या के वर्ग को पूरा पूरा विभाजित कर रही है। अब यहाँ पे a भी क्या है? एक संख्या है। तो p जो कि अभाज्य संख्या है, किसी संख्या के वर्ग को विभाजित कर रही है, तो ये जो p होगी ना, ये a को भी पूरा पूरा विभाजित करेगी। ये हमारा प्रमेय है जो कि उसमें अप्लाई होगा। थोड़ा सा एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। जैसे मान लो कि 2 जो है 36 को तो भैया पूरा पूरा विभाजित करेगा। अब एक बात सोचो कि मैं इसी बात को मैं इस तरीके से लिख दे रहा हूँ कि 2 जो है 6 स्क्वायर को पूरा पूरा विभाजित कर रहा। इसका मतलब ये हुआ कि मैं कह दूंगा डायरेक्ट कि 2 6 को भी पूरा पूरा विभाजित करेगा। 2 6 स्क्वायर को विभाजित कर रहा था, इसलिए 2 6 को भी पूरा पूरा विभाजित करेगा। 3 81 को विभाजित कर देगा, यानी कि 3 को मैं कहूँ कि 9 स्क्वायर को विभाजित कर रहा। इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि 3 जो है 9 को भी पूरा पूरा विभाजित कर देगा। तो ये प्रमेय है हमारा पहला, छोटा सा, काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रमेय। इसको अप्लाई करने वाले हैं, तो इसको समझ के रखिएगा। जहाँ पे अप्लाई होगा मैं बताऊंगा। इसके साथ साथ
और भी कुछ कॉन्सेप्ट यूज होंगे, उसको मैं वहीं पे समझाने का प्रयास करूँगा। तो हम लोग सीधे बढ़ते हैं, एक संख्या लेते हैं एग्जाम्पल के रूप में। जैसे मान लो मैं संख्या ले लेता हूँ √3 और इसी को मैं प्रूफ करने की कोशिश करूँगा कि ये एक प्रकार की अपरिमेय संख्या है। ठीक, हम लोग क्या प्रूफ करने की कोशिश करेंगे? हम लोग प्रूफ करेंगे कि ये अपरिमेय संख्या है, लेकिन जो हम लोग यहाँ पे प्रूफ करेंगे वो ये प्रूफ करेंगे कि ये परिमेय संख्या नहीं है। मैं क्या बोल रहा हूँ? मैं ये बोल रहा हूँ कि तुम झूठ बोल रहे हो, इसका मतलब ये कि तुम सच नहीं बोल रहे हो। समझ पा रहे हो कॉन्सेप्ट को? कॉन्सेप्ट को समझो। मैं इसको अपरिमेय तो प्रूफ करूंगा ही, लेकिन किसके द्वारा? मैं इसको इस तरीके से प्रूफ करूंगा कि ये परिमेय संख्या नहीं है। ठीक ना? तो पहले उसी को मैं मान के चलूंगा कि ये परिमेय संख्या है। अब भैया ये कौन सी बात हुई? मैं अपनी बात को ही गलत साबित करूंगा, इस वजह से ये अपरिमेय साबित होगा। मैं अपनी बात को ही गलत साबित करूंगा। पहले मैं मानूंगा कि माना √3 एक परिमेय संख्या है। मैं मान के चल रहा हूं कि √3 एक परिमेय संख्या है, ये मैं मान के चल रहा हूं। ठीक ना? तो बताओ, कोई भी परिमेय संख्या होती है तो उसको P/Q के रूप में लिखा जा सकता है? जी हाँ, जरूर लिखा जा सकता है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ √3 बराबर P/Q। अब यहाँ पे P और Q भी तो कोई संख्या ही होगी ना, जहाँ पे Q 0 के बराबर बस नहीं होगा, कि नहीं? तो P/Q के रूप में हमने √3 को लिख दिया। अब थोड़ा सा ये इमेजिन करते हैं कि मान लो कि P/Q में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड है, ऐसा हम लोग मान लेते हैं। ठीक ना? जैसे कि मान लो कि 6/4 है, तो इसमें 6/4 में 2 उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा। उभयनिष्ठ गुणनखंड का मतलब भैया दोनों को काटने वाला। तो ये इसको काटेगा तो 3 आएगा, इसको काटेगा तो 2 आएगा। क्या काटा है? 2। 2 इसको भी काटा, इसको भी काटा, खूब लगाया, सर सपाटा। ठीक ना? तो यदि मान लेंगे कि P/Q में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड है, तो मैं यहाँ पे ये लिखा हूँ कि माना, उसी को अब शब्दों का रूप दे रहा हूँ। ठीक ना? जो मैं इमेजिन कर रहा हूँ यहाँ पे, उसको मैं शब्दों का रूप दे रहा हूँ कि माना P और Q में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड है। क्या है? कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड है। ठीक, अतः उसको कॉमन लेने पर मतलब उभयनिष्ठ करने पर। ठीक ना? अब जब कॉमन ले लेंगे तो मान लेते हैं कि ये संख्या कट के कुछ A/B आ गई। मान लेते हैं कि जब हमने कॉमन लिया, जो उभयनिष्ठ गुणनखंड था इसका, जब हमने उसको कॉमन लिया, इसमें से जैसे कॉमन लिया तो ये कट के कोई संख्या आई ना, वो भी तो A/B C/D ऐसे कुछ आई है। तो मैं मान लेता हूँ कि A/B आ गया। ठीक है ना? जैसे ही हमने इसमें से कॉमन लिया, ये अब कट के क्या हो गया? A/B हो गया। यानी कि √3 जो है अब क्या हो गया? A/B हो गया। इस बात को समझ रहे हो? यहीं पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, हमने इसमें से जो उभयनिष्ठ गुणनखंड था उसको गायब कर दिया है। अब सिर्फ और सिर्फ A/B है, जो कि सहअभाज्य है। सहअभाज्य का मतलब होता है जिसमें अब कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक के अलावा। यानी कि
एक के अलावा इसमें अब कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, यानी कोई से कटपिट नहीं सकता। इतनी बात क्लियर हुई, ठीक ना। तो देखो अब यहाँ से थोड़ा सा एडिट किया जाएगा, इस b को इधर भेजा जाएगा। तो इस b को मैं इधर भेजूंगा तो ये √3 गुणते b बराबर a हो जाएगा। ये तो मैथ्स का सवाल समझ लो कि नहीं। अब यहाँ पे दोनों पक्षों का वर्ग कर रहे हैं हम लोग, इधर भी वर्ग कर देंगे और इधर भी वर्ग कर देंगे। तो इसका वर्ग होगा तो ये 3 हो जाएगा, वर्ग होता है तो अंडर रूट वाली संख्या बाहर निकल जाती है। और ये क्या हो जाएगा, b² हो जाएगा और ये हो जाएगा ये स्क्वायर। क्यों होगा है, वर्ग करने पर, वर्ग करने पर। इस बात को समझ पा रहे हो। कॉन्सेप्ट को पहले समझो, क्या कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है इसमें। जहाँ जहाँ कॉन्सेप्ट यूज होगा उसको मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ। अब एक बात समझना, यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट एक ही साथ ही यूज होंगे, दो कॉन्सेप्ट एक ही साथ ही यूज होंगे। पहला कॉन्सेप्ट मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, समझने का प्रयास करना। जैसे एक संख्या है 18, इसको इसका अभाज्य गुणनखंड किया जाए तो 2 गुणते 3 आएगा। इसका अभाज्य गुणनखंड करने की कोशिश की जाए तो 2 गुणते 3 2 3 6 18। अब एक बात सोचो कि ये जो 2 है इसको पूरा पूरा काट रहा कि नहीं काट रहा। जी हाँ काट रहा। ये 3 इसको पूरा पूरा काट रहा कि नहीं काट रहा। जी हाँ काट रहा। ये 3 भी काट सकता है। यानी कि कोई भी भाज्य संख्या होती है तो उसके जितने भी अभाज्य गुणनखंड होते हैं वो प्रत्येक संख्या इसको काट सकती है, यानी कि पूरा पूरा विभाजित कर सकती है। इसका मतलब ये हुआ कि कहीं ना कहीं इसको मैं इस रूप में भी तो लिख सकता हूँ। 18 को मैं 2 गुणते 9 के रूप में भी तो लिख सकता हूँ इस तरीके से, या फिर 18 को मैं 6 गुणते 3 के रूप में भी तो लिख सकता हूँ। मुझे जैसी ज़रूरत होगी वैसी थोड़ा सा उसमें एडिट करके लिख सकता हूँ कि नहीं। पहला कॉन्सेप्ट। दूसरा कॉन्सेप्ट जो मैं प्रमेय बताया था वो कि यदि कोई संख्या p है, ठीक, जब a² को पूरा पूरा काट रही तो p जो है a को भी पूरा पूरा काटेगी, p जो है a को भी पूरा पूरा काटेगी। तो यहाँ पे देखो ये जो 3 लिखा हुआ है इसको मैं कैसे, थोड़ा सा अभी थोड़ा सा देखो, इसको मैं क्या लिख रहा हूँ, 3 गुणते b बराबर a²। अब ये बताओ ये जो a² है कोई ठीक है संख्या ही होगी ना, a² है, इसको इस रूप में लिखा गया है तो कहीं ना कहीं 3 जो है क्या है, अभाज्य गुणनखंड है। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो। 18 को इस रूप में लिखा गया है भाई, तो ये सब अभाज्य गुणनखंड है ना। तो यहाँ पे देखो a² को इस रूप में लिखा गया है तो कहीं ना कहीं 3 जो है इसका अभाज्य गुणनखंड है। और जब अभाज्य गुणनखंड है इसका मतलब ये हुआ कि 3 जो है a² को काट रहा होगा। 2 अभाज्य गुणनखंड है इसका मतलब 2 18 को काट रहा होगा। इसी तरीके से यहाँ से उसी को अब शब्द मैं दे रहा हूँ, उसी कॉन्सेप्ट को शब्द दे रहा हूँ, क्या कि 3 जो है a² को विभाजित करता है। क्या करता है, विभाजित करता है। ये बात समझ में आ रहा कि नहीं समझ में आ रहा। अरे भाई इसको इस तरीके से लिखा गया है, समझने का प्रयास करो। a² को इस रूप में लिखा गया 3 गुणते b, तो ये बताओ ये 3 गुणा के रूप में है ना, तो कहीं ना कहीं 3 इसका गुणनखंड होगा ना। तो गुणनखंड होगा तो इसका इसमें भाग चले जाएगा ना, जैसे वहां पे 2 का या फिर 3 का उसमें भाग चले जा रहा, क्योंकि वो सब अभाज्य गुणनखंड है।
ठीक, तो पहला कॉन्सेप्ट ये हो गया। अब यहीं से दूसरा कॉन्सेप्ट ये वाला यूज होगा कि जो 3 है ए स्क्वायर को काट रहा, तो 3 जो है ए को भी विभाजित करेगा, ए को भी विभाजित करेगा। ये समझ में आ रहा कि नहीं? दोनों कॉन्सेप्ट एक ही साथ यूज हुए, ये वाला कॉन्सेप्ट और ये वाला कॉन्सेप्ट, ये प्रमेय वाला। अब ये बात बताओ, जैसे P A को विभाजित कर रहा होगा, मान लो कि 5 20 को विभाजित करेगा, तो कुछ आएगा ना, कुछ तो आएगा। 5 20 को विभाजित करेगा तो कुछ तो आएगा ना। तो मैं 5 इसको क्या लिख सकता हूँ, 20 को क्या लिख सकता हूँ, 5 गुणते 4, 5 गुणते 4। जिसे 5 20 को विभाजित कर रहा, तो इस 20 को मैं कुछ इस तरीके से लिखने का प्रयास कर सकता हूँ, लिख सकता हूँ कि नहीं? तो उसी तरीके से ये जो 3 A को विभाजित कर रही है, तो A को मैं क्या लिख सकता हूँ, अतः यहाँ से A को मैं क्या लिख सकता हूँ, 3C मान लेते हैं C। ठीक, जैसे 5 20 को विभाजित कर रहा था, तो 20 को 5 गुणते 4 लिख दिया गया। 5 30 को विभाजित करेगा, तो 30 को 5 गुणते 6, जिससे भाग दे रहे हैं, तो वो संख्या तो आ ही रही, लेकिन दूसरी एक अलग संख्या भी तो आ रही। तो सेम उसी तरीके से 3 A को विभाजित कर रहा होगा, तो A को मैं, इस A को, ये तो बड़ी संख्या होगी ना इससे, तो A को मैं 3C नहीं लिख सकता हूँ, जो कि C कुछ भी आ सकता है। अब वो संख्या पे डिपेंड करेगा कि नहीं। तो यहाँ से हमें एक समीकरण मिला ये वाला, ठीक ना। और यहाँ पे मैं बता दूँ कि यहाँ पे मैं इसको भी समीकरण 1 मान लेता हूँ, इसको समीकरण 2 मान लूँगा, ठीक ना, क्योंकि इसका मान इसमें हम लोग रखेंगे, इस चीज़ का मान इसमें रखेंगे। ठीक, तो यहाँ पे मैं रखता हूँ आगे, और सेम यही कॉन्सेप्ट एक बार और यूज होंगे, आगे खुद समझ में आ जाएगा, ठीक ना। तो मैं क्या करूँगा, A का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक, A का जो ये वाला मान आया है 3C, इसको समीकरण 1 में हमने रख दिया, ठीक ना। तो क्या आएगा, ये आएगा 3B स्क्वायर बराबर A का स्क्वायर है, तो A की जगह क्या रखेंगे हम लोग, 3C रखेंगे भैया, इसका स्क्वायर। अब ये थोड़ा सा मैथ्स है, यहाँ पे हल कर लेते हैं। तो 3B का स्क्वायर बराबर ये आएगा 9C का स्क्वायर। अब चूंकि यहाँ 3 है, 3 को उधर लाओगे तो B स्क्वायर बराबर, अब ये 3 इधर आएगा तो 9/3C स्क्वायर। इसका मतलब ये हुआ कि B स्क्वायर बराबर 3C स्क्वायर। अब यहाँ पे फिर यही कॉन्सेप्ट, क्या कॉन्सेप्ट, कि B स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ 3 गुणते C गुणते C, यानी कि कहीं ना कहीं 3 जो है B स्क्वायर का भी अभाज्य गुणनखंड है, और जब अभाज्य गुणनखंड होगा तो B स्क्वायर को भी काटेगा। प्रमेय, कॉन्सेप्ट अभाज्य गुणनखंड वाला 18, 3 गुणते 2 गुणते 3, तो 3 चाहे 2, 18 को काट रहा क्योंकि अभाज्य गुणनखंड है। उसी तरीके से B स्क्वायर 3 गुणते C, तो ये अभाज्य गुणनखंड, तो 3 जो है इसको काटेगा। तो यहाँ से हमारे पास आया कि 3 जो है B स्क्वायर को विभाजित करेगा, ठीक ना। अब यहाँ पे प्रमेय लगा देंगे कि 3 B स्क्वायर को काट रहा, तो 3 जो है B को भी
विभाजित करेगा प्रमेय के द्वारा। समझ पाए कि नहीं? अब यहाँ से जो मेन कॉन्सेप्ट अब समझने का प्रयास करना वो ये है कि ये वाला जो वाक्य लिख रहा है कि 3a को भी विभाजित कर रहा है और ये वाला 3b को भी विभाजित कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ यार? ये तो दिमाग सटक गया। इसका मतलब कि a और b में 3 उभयनिष्ठ गुणनखंड है। a ये जो 3 है a को भी विभाजित कर रहा और 3 b को भी विभाजित कर रहा। उभयनिष्ठ गुणनखंड का मतलब क्या होता है? जो दोनों संख्याओं को काटे। तो इसमें भी अभी भी 3 उभयनिष्ठ गुणनखंड है। यानी कि यहाँ से हमें क्या निकल कर सामने आया? यहाँ से हमारे सामने आया कि 3a और b का उभयनिष्ठ गुणनखंड है। क्या है? उभयनिष्ठ गुणनखंड है। परंतु, किंतु, अगर, मगर, किंतु, परंतु हमने तो यहाँ से इसमें से निकाल दिया था ना उभयनिष्ठ गुणनखंड। आखिर इसमें जो उभयनिष्ठ गुणनखंड था उसको निकाल के ये लाया था ना, इसमें तो मौजूद ही नहीं था, लेकिन यहाँ तो आ गया। ये तो चमत्कार हो गया। तो ये चमत्कार नहीं है भैया, ये इस वजह से आ रहा क्योंकि हमने पहले ही यहाँ पे गलत धारणा मान के चली है कि जो √3 है वो एक परिमेय संख्या है। तो ये हमने जो मान के चला है ये गलत साबित हो रहा। इस वजह से ये जो √3 है ये अपरिमेय संख्या होगी। यहाँ पे जो विरोधाभास उत्पन्न हो रहा, यहाँ जो विरोधाभास उत्पन्न हो रहा, विरोधाभास उत्पन्न हो रहा वो किसके कारण हो रहा? हमारे ये मानने की वजह से हो रहा। अतः मैं कह दूंगा कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। क्या आप समझ पाए? एक बार शुरुआत से बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि हमने पहले मान लिया कि √3 एक परिमेय संख्या है और इसी को गलत साबित करेंगे। तो जब मान लिया है कि √3 एक परिमेय संख्या है तो इसको p/q के रूप में लिखा जा सकता है और हमने लिख दिया √3 बराबर p/q। अब हमने ये इमेजिन किया कि मान लेते हैं कि इसमें कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड है, जैसा कि 6/4 में होगा। ठीक, तो उस उभयनिष्ठ गुणनखंड को यहाँ से क्या किया है? कॉमन कर लिया गया। अब जब कॉमन करेंगे तो कोई एक अन्य संख्या आएगी ना a/b के रूप में, p/q के रूप में, 3/2 के रूप में, तो वही a/b आ गया। अब इसमें क्या है? कोई कॉमन नहीं है, कोई संख्या कॉमन नहीं है, यानी कि ये ऐसे ही रहेगा, कोई नहीं काट रहा। तो इसको मैंने लिख दिया। अब चूंकि ये कट के आया था तो ये a/b आ गया √3 बराबर। अब इसी को मैंने थोड़ा सा एडिट किया, इसको इधर लाया, √3 × b बराबर a। यहाँ पे दोनों पक्षों का वर्ग किया गया तो कुछ इस तरीके से आया। इसको मैंने लिख दिया 3 × b बराबर a²। अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट यूज किया गया अभाज्य गुणनखंड का कि ये तो अभाज्य गुणनखंड है। तो जब 3 अभाज्य गुणनखंड होगा a² का, तो अभाज्य गुणनखंड जो होते हैं वो काटते हैं भाज्य संख्या को। तो 3 a² को विभाजित करता है। इस कॉन्सेप्ट को मैंने शब्द दे दिया, वाक्य दे दिया। अब चूंकि यहाँ से प्रमेय हमें ये कहता है कि कोई संख्या अभाज्य संख्या है जो कि a² को काट रही है, तो वो अभाज्य संख्या a को भी काटेगी। तो हमने वो प्रमेय यूज कर दिया। फिर यहाँ से हमें पता चला कि अब चूंकि a जो है
चूंकि 3 ए को भी काट रही है तो ए को काटेगी तो कुछ आएगा ना, तो वही ए को काटी तो ए बराबर 3c हमने लिख दिया। अब इसी 3c का मान हम लोग इसमें रख देंगे, इस समीकरण में। इस समीकरण में रखेंगे तो 3b² बराबर आएगा 3c का होल स्क्वायर। अब ये 9c² हो जाएगा, यहाँ से कट पीट के b² बराबर 3c² आएगा। अब इसको भी मैं लिख दूंगा 3 गुणते c गुणते c। अब यहाँ से भी एक बात पता चली कि b² को लिखा जा रहा है 3 गुणते c गुणते c। इसका मतलब ये हुआ कि जो 3 है b² का अभाज्य गुणनखंड है, और अभाज्य गुणनखंड काटता है, विभाजित करता है, वो भी पूरा पूरा। तो 3 जो है b² को विभाजित करेगा, इसका मतलब प्रमेय के द्वारा 3 जो है b को भी विभाजित करेगा। तो यहाँ से तो एक बात और निष्कर्ष निकली ना कि a और b का कोई ना कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड है, और वो है 3। दोनों को काट रहा, a को भी b को भी, तो दोनों को काट रहा तो उभयनिष्ठ गुणनखंड 3 आया, जबकि यहाँ पे तो था ही नहीं। तो ये विरोधाभास क्यों उत्पन्न हो रहा? क्योंकि हमने गलत धारणा मान के चली हुई है कि √3 एक परिमेय संख्या है। तो ये गलत साबित हो गया। जब गलत साबित हो गया तो हम लोग कहेंगे कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। समझ में आई बात? तो इस तरीके से कॉन्सेप्ट यूज करके √3 को एक अपरिमेय संख्या साबित किया जाता है। इसी तरीके से √5 को भी, √7 को भी, √11 को भी, √13 को भी, √2 को भी प्रूफ कर दिया जाएगा। बात समझ में आई? अब हम लोग चलते हैं जो दूसरे प्रकार की संख्या थी उसकी तरफ। तो इसको मैं रफ कर देता हूँ भाई, क्योंकि हमें इसी वाइट बोर्ड पे उसको भी सॉल्व करना है। तो ये उसी पे रहेगा तो आपको तो कुछ दिखेगा भी नहीं, इसके वजह से मुझे इसकी सफाई करनी पड़ रही है। आई एम अ सफाई कर्मी। अब आते हैं जो दूसरे प्रकार की संख्या थी उसमें बहुत आसान है दोनों। जैसे कि मान लो 3 + √2 लिखा हो, इसको हमें प्रूफ करना हो कि ये अपरिमेय संख्या है, ठीक ना। तो हम लोग क्या मान के चलेंगे कि माना 3 + √2 एक परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या है। हमने मान लिया, ठीक, पहले ही, और उसी को गलत साबित करेंगे, ठीक। तो जब √3 + √2 को मान लिया है तो इसको p/q के रूप में लिखा जा सकता है, ठीक, लिखा जा सकता है। अब मैं क्या करूँगा, इन 3 को उधर भेजूँगा, इस 3 को उधर भेजूँगा, तो इधर क्या बचेगा √2, इधर क्या बचेगा p/q -3। हो गया। क्या बात कर रहे हो यार? हो गया? हाँ हो गया यार। कॉन्सेप्ट समझो। अब यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट यूज होगा वो समझो। ये p/q के रूप में कोई संख्या रहती है तो वो परिमेय संख्या, और 3 परिमेय संख्या। और भैया किसी परिमेय संख्या में से एक परिमेय संख्या को घटाओगे तो एक परिमेय संख्या ही प्राप्त होगी। 10 में से 3 घटाओ 7 बचेगा, परिमेय संख्या। 10 में से 10 घटाओ 0 बचेगा, परिमेय संख्या। 17 में से 19 घटाओ -2, परिमेय संख्या। 1/2 में से 1/4 घटाओ 1/4, परिमेय संख्या। समझ में आ रही बात? तो एक परिमेय संख्या में से एक परिमेय संख्या को घटाने पे एक परिमेय संख्या ही प्राप्त होता है। लेकिन भैया क्या आप ये बता सकते हो कि √2 तो अपरिमेय है ना? तो क्या एक परिमेय संख्या एक अपरिमेय संख्या के बराबर होगी? क्या एक परिमेय संख्या एक अपरिमेय संख्या के बराबर होगी? कभी नहीं होगी। तो यहाँ से हमने क्या लिखा कि p/q -3 एक परिमेय संख्या,
है, किंतु √2 एक अपरिमेय संख्या है। और कभी भी परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती। अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती, नहीं हो सकती, कभी नहीं हो सकती। तो ये क्यों हो रहा, ये क्यों बराबर आ रहा? क्योंकि हमने इसको गलत मान के चला है। ये विरोधाभास क्यों आ रहा? क्योंकि हमने गलत मान के चला है। अतः लिख देंगे कि 3 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। परिमेय नहीं बल्कि अपरिमेय संख्या है। एक्चुअली में हमने ये प्रूफ किया कि ये परिमेय संख्या नहीं है। ये प्रूफ किया हमने। जब नहीं है तो अपरिमेय संख्या है। समझ में आई बात? इसी तरीके से आप 2 √5 को भी प्रूफ कर सकते हैं। कैसे? मान लेंगे कि 2 √5 क्या है? एक परिमेय संख्या। तो 2 √5 को आप लिख सकते हो P/Q के रूप में, क्योंकि हमने मान लिया है। अब इस 2 को इधर भेजोगे तो 5 = P/2Q। अब एक बात बताओ भैया, ये √5 है एक अपरिमेय संख्या और ये 1/2 गुणते P/Q। ये 1/2 परिमेय संख्या, P/Q परिमेय संख्या। तो 2 परिमेय संख्याओं का गुणनफल कभी भी अपरिमेय आएगा? नहीं आएगा। तो 2 परिमेय संख्याओं का गुणनफल एक अपरिमेय संख्या नहीं हो सकता। तो ये विरोधाभास क्यों उत्पन्न हो रहा? क्योंकि हमने गलत मान के चला कि 2 √5 परिमेय संख्या है। अतः 2 √5 अपरिमेय संख्या होगी। तो कुछ इस तरीके से कॉन्सेप्ट यूज किए जाते हैं और उनको शब्द दिया जाता है, यानी कि उनको वाक्य के रूप में कॉन्सेप्ट को लिखा जाता है। और यही बातें बच्चों को समझ में नहीं आती, लेकिन मैंने कोशिश 100% की कि आपको समझ में आए और वो भी अच्छे से। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और आज आप लोगों ने अपरिमेय संख्या पे विजय हासिल जरूर की होगी। तो वीडियो में बस इतना ही। आगे एक्सरसाइज में ऐसी ही संख्याएं दी हुई हैं, उनको आप प्रूव करने की कोशिश करना। तब तक के लिए थैंक यू।